बच्चों, अंतिम क्लास में हम जो है कक्षा 10 का जो अध्याय 5 है जिसमें लोकतंत्र है उसको हम पढ़ रहे थे और उसके प्रमुख जो रूप हैं उनके जो प्रकार हैं वो हम पढ़ रहे थे। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, नैतिक और आर्थिक लोकतंत्र। उसमें हमने राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो लगभग पढ़ सा गया था और उसमें देख रहे थे कि राजनीतिक जो लोकतंत्र है इसके जो रूप हैं लोकतांत्रिक शासन के रूप में वो दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि एथेंस और स्पार्टा दो ऐसे नगर राज्य थे जहाँ पे सबसे पहले जो है इस लोकतंत्र को अपनाया गया और जहाँ की जो नगरों की जनसंख्या थी वो सीमित हुआ करती थी। 4,000 से लेकर 5,000 तक वहाँ जनसंख्या होती थी और वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो अमल में लाया जा सकता था। इतने लोग एक साथ एक समूह में बैठ सकते हैं और कोई भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर विश्व के अनेक देशों के अंदर जो लोकतंत्र को अपनाया गया और वहाँ की जो जनसंख्या है वो हजार नहीं अपितु लाख और करोड़ अरब के अंदर वहाँ की जनसंख्याएं है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो अमल में लाना संभव नहीं है। तो उसकी एक ऑप्शन के रूप में प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसे अपनाया गया। और जो प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, इस प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंदर जो है जनता अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के तौर के ऊपर चुन के उसे अपने जो शासन संचालन की जो इकाई है, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, उसके अंदर जो है राज्य के अंदर तो विधानसभा और केंद्र के अंदर संसद के सदस्य के रूप में उसको निर्वाचन करके भेजती है। तो वो क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। वहां पर समस्त जनता जो है वो शासन नहीं करती है, अपितु उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा चुना गया जो व्यक्ति होता है वो शासन करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र है, राज्य एवं लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ अवधारणाएं या आधारभूत मान्यताएं हैं। क्या क्या मान्यताएं हैं लोकतंत्र को लेकर हम देखते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास रखता है। व्यक्तिवाद में नहीं रखकर किस में रखता है, उदारवाद में रखता है। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करके संपूर्ण समाज की बात करता है, उदारता की बात करता है। कौन? राजनीतिक लोकतंत्र। ये संप्रभुता का निवास जनता में मानता है। संप्रभुता हमने बताया कि किसी भी कार्य को करने की अंतिम शक्ति, कोई भी निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जो है उसको किसके अंदर स्वीकार करता है, ये जनता के अंदर स्वीकार करता है। कौन? लोकतांत्रिक राज्य या लोकतांत्रिक शासन। इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो लोकतांत्रिक राज्य है। किसका? लोकतंत्र जो है इसका सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो पक्ष होते हैं। उसमें से सैद्धांतिक पक्ष है वो सैद्धांतिक पक्ष तो किसकी बात करता है, लोकतांत्रिक राज्य की बात करता है, तथा इसका व्यवहारिक पक्ष जो है वो किसकी बात करता है, लोकतांत्रिक शासन की बात करता है। इसको अमल में लाया जाना जो है वो तो क्या है, लोकतांत्रिक शासन की, और इसे आदर्श के रूप में, सिद्धांत के रूप में अगर हम देखें वो लोकतांत्रिक क्या है, राज्य है। इसके बाद जनता शासन या सरकार को नियुक्त करती है तथा उसे नियंत्रण करती है तथा उसे पद से हटा भी सकती है। सरकार को बनाने का और उसे पदच्युत करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, जनता के पास होती है। क्योंकि जनता क्या है, संप्रभुता किसमें निवास करती है, जनता में। तो जनता जो है वो सर्वे सर्वा है। कौन उनके ऊपर शासन करेगा और कितने समय के लिए और कौन नहीं करेगा उसका निर्णय कौन करती है, जनता करती है। क्योंकि संप्रभुता जो है जनता में निवास करती है और लोकतंत्र जो है किसकी बात करता है, उदारवाद की बात करता है। किसी एक व्यक्ति विशेष की शक्ति की बात नहीं करके पूरी समाज में शक्ति की बात करता है। सब चीजें एक से एक जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों और मूल्यों को प्राप्त करने का साधन होता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतंत्र जो है ये अंतिम नहीं है, अंतिम या इसका जो है ये साधन मात्र है, साध्य नहीं है। ठीक है, साधन है इसको प्राप्त करने का। ये अंतिम शक्ति या अंतिम जो टारगेट है या लक्ष्य जो है वो नहीं होकर क्या है, ये साधन है, साध्य नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं लोकतंत्र का जो दूसरा रूप है सामाजिक लोकतंत्र के रूप में। सामाजिक लोकतंत्र को हम पढ़ते हैं कि समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा राजनीतिक लोकतंत्र। जब लोकतंत्र को राजनीति के क्षेत्र में अपनाया गया तो वो राजनीतिक लोकतंत्र हो गया, और उसी लोकतंत्र को जब समाज के क्षेत्र में अपनाया गया तो वो क्या हो गया, सामाजिक लोकतंत्र हो गया। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है सामाजिक लोकतंत्र का? सामाजिक समानता की भावना। समाज के स्तर पर सभी के अंदर समानता होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
14, 15, 16, 17 पहला जो है हमारा समता वाला जो सामान मूल अधिकार जो है उसके अंदर भी समानता की बात की गई है। तो वहीं से कि राजनीतिक समता की भावना जो है उसको जगाना किसका उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र, सॉरी सामाजिक लोकतंत्र का। अब ये समानता या ये जो समता है, ये समानता भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये समानता है, जो क्षमता है वो कहां से आएगी? इसको सार रूप से देखिए किस प्रकार की समानता होनी चाहिए, तो वो देखिए। सार रूप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि समाज में नस्ल, कौन सी नस्ल का है, रंग, वर्ण, गोरा या काला, जाति, कौन सी जाति का है, स्वर्ण है या फिर निम्न जाति का है, या शूद्र है, ब्राह्मण है, वैश्य है, जो भी है, धर्म, हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, फारसी, इन सब के आधार पर भाषा की कौन सी भाषा बोलता है, हिंदी भाषी है। जैसे कुछ समय पहले दक्षिण भारत के अंदर हमें देखने को मिला कि उत्तर भारत के जितने भी लोग थे जो हिंदी भाषी लोग थे उनके ऊपर कई प्रकार के अत्याचार किए गए। तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग, पुरुष, स्त्री या फिर किन्नर, धन, कौन व्यक्ति ज्यादा धनवान है, कौन गरीब है, और जन्म स्थान के आधार पर कि कहाँ पर उसका जन्म हुआ है, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के बीच विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसके आधार पर? नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान और धन के आधार पर किसी भी व्यक्ति के अंदर विभेद नहीं किया जाएगा। यही क्या है? सामाजिक समानता या सामाजिक समता है। और इसी समता या इसी स्थापना को स्थापित करने के लिए किसको अपनाया गया? सामाजिक लोकतंत्र को अपनाया गया। और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझना चाहिए, ठीक है। हम जो पढ़ते हैं समान कार्य लीजिए, समान वेतन होना चाहिए, महिलाओं को बराबर का अधिकार होना चाहिए, सभी जातियों की जो विशेष आरक्षण की जो व्यवस्थाएं की गई है वो इसी आधार पर की गई है, सामाजिक लोकतंत्र के आधार पर। तो सामाजिक लोकतंत्र की जो अवधारणाएं मुख्यतः किसकी बात करती है? सामाजिक समानता के अधिकारों के पक्ष पर जोर देती है। यहाँ तक हमारे समझ आ गया होगा कि सामाजिक लोकतंत्र क्या है? समाज के अंदर समानता की जो भावना है उसको प्रेरित करना है, उसे स्थापित करना, और उसके लिए क्या क्या करना? लोग के अंदर नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना। इसके बाद देखते हैं हम इसके लिए सामाजिक जो लोकतंत्र है इसके लिए कुछ विद्वानों की परिभाषा है। तो उसके लिए हर्षना क्या कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाज वो है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा इसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। एक तो क्या हो? समानता की जो विचार है वो प्रबलता पर हो, ठीक है, सर्वसीमा पर हो, सभी लोग इसको स्वीकार करें। और दूसरा, ये सिद्धांत जो है प्रचलन में होना चाहिए। इसके बाद देखिए, व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक है। व्यवहार में अगर सामाजिक लोकतंत्र को अपनाया जाए, इसकी स्थापना की जाए, तो इसके लिए दो बातें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? पहली बात जो है, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाना चाहिए। ये जो बातें हैं हमने जो पढ़ी, इनके आधार पर भेद नहीं करना चाहिए, और इसके आधार पर अगर किसी को विशेषाधिकार दे रखा है तो उस विशेषाधिकार को क्या किया जाना चाहिए? समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसा किसमें आवश्यक है? व्यवहार में अगर सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए तो उसकी महत्वपूर्ण जो बात है वो तो ये है। और दूसरी है, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रकृति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सभी व्यक्तियों को, ठीक है, अग्रणी वर्ग के जो हैं, पिछड़े वर्ग के जो हैं या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, सब लोगों के लिए समान अवसर जो है, प्रगति के अवसर जो समान है वो सरकार उनको प्रेरित करे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो लोकतंत्र का प्रकार है वो है आर्थिक लोकतंत्र। अब तक राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र पढ़ चुके हैं। राजनीतिक लोकतंत्र क्या है? जब लोकतंत्र को राजनीति के क्षेत्र में अपनाया गया तो राजनीतिक लोकतंत्र हो गया। इसमें शासन संचालन लोकतांत्रिक राज्य और लोकतांत्रिक शासन की बात होती है। उसके बाद सामाजिक लोकतंत्र हमने पढ़ा, और सामाजिक लोकतंत्र के अंदर हमने देखा कि समाज के अंदर समानता की स्थापना करना सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य है। इसके अंदर नस्ल, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, वर्ण के आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए, और सभी को समान उपलब्ध जो अवसर है वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र क्या करता है? जिस प्रकार लोकतंत्र को राजनीतिक क्षेत्र में अपनाया गया तो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक क्षेत्र के अंदर अपनाया गया सामाजिक लोकतंत्र, और उसी प्रकार अगर इसको आर्थिक क्षेत्र में अपनाया जाता है तो आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का जो विचार है वो किसने दिया? मार्क्सवादी ने दिया। कार्ल मार्क्स जो है मजदूरों को या जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको एक होने की बात करता है। समाज के अंदर जो वर्ग व्यवस्था है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, आर्थिक आधार पर उनको समाप्त करने की बात करता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स अपने आप में जो मार्क्सवादियों की जो विचारधारा है
इसको हम स्वतंत्र रूप से कभी बाद में पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ थोड़ा सा इसको विषय को बात कर लेते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या है या मार्क्सवादियों का है एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। किसको? आर्थिक लोकतंत्र। किसने? मार्क्सवादियों ने और समाजवादियों ने, जो पूंजीवाद का विरोध करते हैं। मिला के आप ये समझिए 18वीं और 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वदा निम्न एवं विपरीत है। इसके लिए बात जो है व्यक्तिवादी लोग भी करते हैं, लेकिन जो समाजवादियों ने की और जो मार्क्सवादियों ने की उसके विपरीत जो विचारधारा है उसकी बात करते हैं कौन? व्यक्तिवादी। ठीक है। नैतिक लोकतंत्र इसका जो चौथा प्रकार है। कुछ राजनीतिक विचारक लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में भी स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र के प्रति इस दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। राजनीतिक विचारक मानते हैं कि नैतिकता के अंदर भी जो है लोकतंत्र को या आध्यात्मिकता के अंदर भी लोकतंत्र को अपनाया जा सकता है, तो यहीं से नैतिक लोकतंत्र जो है इसका जन्म होता है। यह लोकतंत्र दर्शन का व्यवहारिक रूप है, दर्शन शास्त्र। ठीक है। जो आइडियोलॉजी होती है, एक प्रकार की विचारधारा है, तो इसका जो व्यवहारिक रूप है वही क्या है? नैतिक लोकतंत्र है। इस रूप में जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज में शासन का मूल्य आधार माना जाता है। मुख्य आधार किसे माना जाता है? केवल मानव मूल्यों को इसका जो है मुख्य आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोच्च अभिव्यक्ति जो है वो सन 1789 में फ्रांस की जो उदारवादी क्रांति हुई उसके अंदर, या लोकतांत्रिक क्रांति के अंदर स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भाईचारा बंधुत्व का विशेष महत्व रहा, क्योंकि इसके बगैर समानता भी नहीं हो सकती और स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। देखिए, जब तक आपसी भाईचारा नहीं होगा तब तक न तो समानता आएगी सभी लोगों के अंदर, एक दूसरे के प्रति जो है बंधुत्व का या भ्रातृत्व का भाव नहीं होगा। अगर वो लोग एक दूसरे के प्रति जो है द्वेष भाव रखेंगे तो ना तो समानता स्थापित हो सकती है, और अगर समानता स्थापित नहीं होगी तो एक वर्ग ऊंचा रहेगा, एक नीचा रहेगा। ठीक है। कुछ लोग जो है भेदभाव करेंगे। तो जब तक समानता स्थापित नहीं होगी तो स्वतंत्रता की जो स्थापना है वो भी स्थापित नहीं हो सकती। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 3 शब्द हैं, देखिए इसके अंदर, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है। इन दोनों की स्थापना के लिए भाईचारे की आवश्यकता है, जिसे बंधुत्व या बंधुता के नाम से जाना जाता है। अगर बंधुता होगी तो समानता को जो है स्थापित किया जा सकता है, और अगर समानता होगी तो स्वतंत्रता तो अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है। अगर किसी वर्ग के ऊपर किसी दूसरे वर्ग का नियंत्रण होगा, मतलब वहां पर असमानता हुई, और अगर असमानता हुई तो एक वर्ग का दूसरे वर्ग पे नियंत्रण है, और वो नियंत्रण जो है वो स्वतंत्रता को क्या करता है? बाधित करता है। इसके आगे हम अगली स्लाइड या अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।